हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार विधान परिषद और शिक्षक निर्वाचन, इन दोनों का चुनाव 22 अक्टूबर को ही वोट पड़े थे और अंततः परिणाम आया। स्नातक परिणाम तो लगातार आने की प्रतीक्षा में है, लेकिन शिक्षक निर्वाचन से दूसरी बार कांग्रेस के मदन मोहन झा ने बाजी मारी। देर रात, गुरुवार की देर रात परिणाम घोषित किया गया। मदन मोहन झा विजयी हुए और समर्थकों ने फूलमाला से लाद दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षक निर्वाचन से मदन मोहन झा। देखिए, ये जीत दरअसल मेरी नहीं, उन तमाम हमारे शिक्षकों का और हमारे कार्यकर्ताओं का है, जो मेरे अनुपस्थित में काम करके मुझे इस पद पर बैठाने का काम किया है। क्योंकि हम तो पार्टी के काम से घूमते ही रह गए, अपना काम तो किए नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के शिक्षकों ने मुझे पुनः इसमें जीत हासिल करवाया। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शिक्षकों की मांग बिल्कुल ही जायज़ है और हम लोग ने बहुत उस पर मंथन करके अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं, महागठबंधन के मैनिफेस्टो में। ठीक है, कुछ कारणवश हम लोग की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन उसके बावजूद भी उनके इश्यूज जो हैं उसको हम लोग खुद नहीं, सिर्फ पार्टी नहीं, हम अपने महागठबंधन की ओर से उनके हर एक कामों के लिए, हर एक जायज़ जो उनका काम है उसके लिए लड़ने का भी काम करेंगे और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का भी काम करेंगे। इस जीत की बधाई किसको देना चाहेंगे सर? तमाम शिक्षकों को, जिन्होंने मुझे वोट दे के यहाँ तक पहुँचने में मदद किया है। सीएम आर्ट कॉलेज में चल रही मतगणना सुबह 8 बजे प्रारंभ हुई और देर रात ही इसका परिणाम आ गया। लेकिन स्नातक निर्वाचन में जटिल प्रक्रिया और ज़्यादा मत के कारण मामला फंसता नजर आ रहा है। अब मुकाबला सीधे जदयू प्रत्याशी डॉक्टर दिलीप चौधरी और निर्दलीय सर्वेश कुमार सिंह में है। निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं। मदन मोहन झा, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने विजयी माला पहनकर गुरुवार की रात ही विजय को प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी और वक्त लगेगा स्नातक के परिणाम आने में, जबकि शिक्षक निर्वाचन से मदन मोहन झा ने बाजी मार ली। अब बात करते हैं स्नातक निर्वाचन की। कुल 16 उम्मीदवार इस मैदान में थे और इसकी जटिल प्रक्रिया है, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को आधा और 1 वोट चाहिए, 50% और 1 वोट, और जब तक वह पुरेगा नहीं तब तक वह विजयी घोषित होगा नहीं। और इसीलिए यही वह चुनाव है जहां मतदाता को एक से ज़्यादा वोट डालने या अपनी पसंद पर टिक लगाने की आज़ादी होती है। यानी 16 उम्मीदवार हैं तो आप अपनी पसंद के एक उम्मीदवार को भी, 2 को भी, 3 को भी, या 16 तक के उम्मीदवार को क्रम 1, 2, 3, 4 करके मत दे सकते हैं। और जब मामला फंसता है तो यही निर्णायक होता है दूसरे वरीयता, तीसरे वरीयता का क्रम। और दरभंगा स्नातक निर्वाचन से शायद ऐसा ही होगा। जी हाँ, कुल 44,000 जो वोट पड़े हैं उसमें से आधा से 1 वोट ज़्यादा चाहिए। लेकिन वर्तमान में जब पहले चक्र की वोटों की गिनती हुई तो 16 उम्मीदवार में वोट बढ़ता नजर आया। अनिल कुमार झा जो राजद के हैं, उन्हें 7,406 वोट मिले, वे तीसरे नंबर पर रहे। और दिलीप कुमार चौधरी जो जदयू के हैं, 8,829 लाकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पहले नंबर पर निर्दलीय सर्वेश कुमार 10,539 वोट लाए। और इस तरह से बाकी जो अन्य उम्मीदवार हैं, पहले चरण के मतगणना में अंजनी कुमार सिंह जो भाकपा मार्क्सवादी के हैं 2,094, संजय कुमार मिश्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4,306, अरविंद कुमार सिंह निर्दलीय 786, कृष्ण मोहन चौधरी को 285, महताब आलम को 298, प्रमोद कुमार को 103,
मुनेश्वर यादव को 1983, मुनिंद्र प्रसाद यादव को 311, इमामुल हक निर्दलीय को 804, रजनीकांत पाठक को 4856, जबकि रामनंदन सिंह को 1328, शंभू कुमार झा को 596 और सिकंदर राय को 571 मत प्राप्त हुए। ये पहले चरण की स्थिति थी। अब हम सभी का तो नहीं, दूसरे चक्र की मतगणना में बता देते हैं कि दूसरे चक्र की मतगणना में भी सर्वेश कुमार आगे रहे 10,594, तो दिलीप चौधरी यहां पहुंचे 8,830, जबकि अनिल कुमार झा रहे 7,471 पर। दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में भी बढ़त यह जारी रहा। चौथे चक्र की मतगणना में अनिल कुमार झा राजद के 7,506 पर तीसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर दिलीप चौधरी 8,914 पर आए, जबकि सर्वेश कुमार 10,000 के आंकड़ा पार कर 10,615 पर आए। पांचवें चरण में सर्वेश कुमार 10,615 से बढ़कर 10,727 हो गए, जबकि दिलीप कुमार चौधरी जो चौथे चरण में दिलीप कुमार चौधरी को 8,880 वोट था, और इस चरण में जब दिलीप कुमार चौधरी का ये चरण आया तो 8,928 हो गया। अनिल कुमार झा बढ़कर 7,541 पर रुके, और जब छठा चरण आया तो ये बढ़ोतरी थोड़ी सी और हुई, 7वें में भी हुई, लेकिन 8वें चरण की बात करें जो डाटा हमारे पास है, अनिल कुमार झा यहाँ से थोड़ा सा बढ़े 7,628, जबकि दिलीप कुमार चौधरी ने 9,117 9,000 का आंकड़ा पार किया, तो सर्वेश कुमार 10,910 के पास पहुंच गए। 9वें चक्र में अनिल कुमार झा राजद के 7,756 पर रुके, दिलीप चौधरी जो जदयू के हैं 9,209 पर आए, लेकिन सर्वेश कुमार यहां 10,958 तक पहुंच गए। 10वें चरण में सर्वेश कुमार ने यह आंकड़ा पार कर लिया, और दिलीप कुमार झा दूसरे नंबर पर ही 9,304 मत लाकर अनिल कुमार झा 7,800 पर ही ठिठके रहे। 11वें चरण में अनिल कुमार झा को 8,126, तो दिलीप कुमार झा 9,494 पर पहुंचे, लेकिन सर्वेश कुमार 11,786 वोट लाकर आगे रहे। 13वें चरण में 12,000 का आंकड़ा पार कर लिया है सर्वेश कुमार ने। दिलीप कुमार चौधरी ने 10,000 का आंकड़ा पार कर 10,127, जबकि अनिल कुमार झा 9,000 के आसपास 8,970 पर रहे। 22,000 का आंकड़ा छूने के लिए 14वें चरण में सर्वेश कुमार 13,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। दिलीप कुमार चौधरी 11,000 छूने की कोशिश में 10,667 पर हैं। अनिल कुमार झा 9,356 पर हैं। यानी कोई अभी जीता नहीं है, लेकिन जिसका अब दूसरे वरीयता के मतों की गिनती होगी, क्योंकि पुराना होता है कुल गिरे मतों का आधा वोट प्लस 1। ऐसी परिस्थिति में अब ये तीनों का दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती होगी, और तब भी अगर नहीं पुरता है तो फिर जो अन्य उम्मीदवार हैं उसमें से खोजा जाएगा कि किन मतदाताओं ने तीसरे वरीयता का वोट दिया है, और तब पता चलता है कि एक के बाद दूसरे तीसरे चौथे का क्या वैल्यू है। यानी आप इस गणित को समझिए कि अगर इन दोनों के दूसरे वरीयता से भी आधा वोट प्लस 1 नहीं पुरता है तो वो प्रत्याशी विजय नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में अन्य उम्मीदवार जिसका मतपत्र रख दिया गया है उसके तीसरे वरीयता के मतों की गिनती होगी, और उसमें से इन दो उम्मीदवारों में किसी ने वोट दिया होगा वो काउंट होगा। एक और जहां अमेरिका का चुनाव लंबी प्रक्रिया के तहत पेंडिंग है, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन ने ईवीएम पर बटन दबाकर तुरंत परिणाम ला दिया, लेकिन बिहार विधान परिषद अमेरिका के चुनाव की याद ताजा करा रहा है, जहां अब तक परिणाम पेंडिंग है। और बिहार विधान परिषद में भले ही शिक्षक निर्वाचन का परिणाम आ गया हो, लेकिन यहां पेंच फंसता है, क्योंकि आधा चाहिए ठीक अमेरिका की तरह, क्योंकि 270 का जादुई आंकड़ा और उसमें कानूनी विवाद, उसका निस्तारण निष्पादन, तो यहाँ भी आधा वोट गिरे मतों का
और +1 वोट तभी उम्मीदवार विजयी होगा, बिहार विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होगा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। बाजारों में ये भीड़ कोरोना काल की याद को भुला दे रहा है, लेकिन कोरोना काल की जो काली गहराई है, काली यादें हैं, उसे वे कैसे भूल सकते जिन्होंने अपने को खोया है, जिन्होंने इससे संघर्ष किया है। जी हाँ, ये धनतेरस की भीड़ है, दीपावली की आहट है और छठ की चर्चा इसमें सुगबुगाहट है। छठ घाट पर होगा या नहीं, इसकी चर्चा आम है। प्रशासनिक अगर हम बात करें तो प्रशासन ने 30 नवंबर तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है और उसमें एक शब्द है कि कोई भी धार्मिक या सार्वजनिक कार्यक्रम सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगा। ऐसे में छठ पर्व भी आता है, लेकिन दूसरी ओर प्रशासन भी मान रहा है कि दुर्गा पूजा में लाख मनाही के बावजूद भी महिलाएं दर्शन करने उमड़ी। प्रशासन अपना नियम डंडा चलाता रहा, कागज पर कलमें चलती रही, लेकिन महिलाएं मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने कोरोना को भुलाकर खोइंछा भरती रही। ऐसा ही अगर होता है और फिर अव्यवस्था हो जाए तो छठ घाट है ये, अगर घाट में गंदगी होगी और बेतरतीब ढंग से फिसलन होगी तो कई दुर्घटनाएं भी होगी। कोरोना से मौत हो या ना हो, लेकिन डूबने से मौत हो सकती है। और ऐसे में प्रशासन के पास क्या करें क्या नहीं करें, इंतजार के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार अभी बनी नहीं है, गाइडलाइन आया नहीं है। दुर्गा पूजा में भी ऐसा ही हुआ था, मूर्तियां बनकर तैयार थी और मूर्ति स्थापना से 2 दिन पहले फरमान आया कि मूर्ति स्थापित सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगी। छठ में भी ऐसा ही होगा, यह अनुमान देखकर प्रशासन भी दबी जुबान से काम करवा रहा है। छठ घाट के नाम पर न सही, लेकिन घाट की सफाई के नाम पर नगर निगम ने ही अलग से मजदूर न लेकर अपने मजदूरों को निर्देश दिया है कि आप उसे समतल बना करके रखिए, फिसलन को ख़त्म कीजिए। माँ बहनें छठ करने जाएंगी तो ऐसे में फजीहत का सामना न करना पड़े। नई सरकार बनी है और अधिकारी की डांट पड़े तो फिर वे क्या करेंगे। जी हाँ, इस संदर्भ में कोई विधिवत सूचना नहीं है, लेकिन सूचना किस समय आ जाए कहना मुश्किल है। और ऐसी परिस्थिति में 2 दिन पहले आएगा कि छठ घाट पर सोशल डिस्टेंस बनाकर किया जा सकता है, तो 48 और 72 घंटे में छठ घाट की सफाई नहीं हो सकती है। ये एक कटु सत्य है। ऐसी परिस्थिति में सजग प्रशासन ने अपना हाथ बढ़ा दिया है, काम भी बढ़ा दिया है, लेकिन एक कोरोना है जो हर बार मौका खोजता है, ढूंढता है। दिल्ली में इसकी तीसरी लहर है। बिहार में चुनाव संपन्न होने के बाद लोग कोरोना को भूल रहे हैं, लेकिन कोरोना अपना काम कर रहा है। आंकड़ा 3650 के पार पहुंच गया और 50 की जान इसने ली, जिसमें 17 दरभंगा शहर के हैं। कुल 50 मौतें दरभंगा में हुई है। दरभंगा अस्पताल की बात करें तो 80 मौतें दरभंगा अस्पताल में हुई है, जिसमें मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया तक के लोग हैं। इस सप्ताह की बात करें तो 6 लाशें दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड से निकली है। दरभंगा का हालांकि इसमें एक ही मरीज है, लेकिन जिस तरह से ठंड गिर रही है और दिल्ली में कोरोना अपना ट्रेलर दिखा रहा है, और अगर हम इस भीड़ में न चेतें तो कोरोना का फिर लहर आएगा, कहर गिरेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली से लोग, मुंबई से लोग छठ में प्रवासी बनकर या फिर रिश्तेदार बनकर आएंगे और उनके साथ भीड़ भरे ट्रेन में कोरोना आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे में अपनी जिंदगी की कीमत समझिए।
जिंदगी का मोल समझिए, जरा उनको भी देख लीजिए जिन्होंने कोरोना से अपने को खोया है, जिनकी जान चली गई है। 31 दिसंबर को वुहान में पैदा हुआ कोरोना 31 जनवरी को भारत आ गया था। 22 मार्च को बिहार आया तो मौत के साथ उसने एंट्री की। दरभंगा में बांस बल्ला लगाकर गाड़ी चेकिंग कर कर रोकने की कोशिश हुई। 27 अप्रैल को वह दरभंगा पहुंच गया। अप्रैल जब समाप्त हुआ तो कोरोना मरीजों की संख्या मात्र 1 दर्जन थी। मई समाप्त हुआ तो यह 100 पहुंच गया। जून चला तो 6 जून को कोरोना ने पहला ट्रेलर दिखाया। पहली मौत हुई जून में। हड़कंप मचा। किसी तरह मिट्टी की व्यवस्था हुई। सुरक्षा मानक अपनाकर लोग शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक को घेरे रखे कि कोरोना की लाश को न दफन होने देंगे न जलने देंगे। कई जगह हंगामा हुआ, पुलिस को लाठी बाजनी पड़ी और मौत का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जून महीने में आंकड़ा 300 था। जुलाई समाप्त हुआ तो 800, अगस्त समाप्त हुआ तो 2000 के पास। 1 सितंबर को ये 2000 पार कर गया था। अक्टूबर में यह 3000 के आसपास था। नवंबर है 3600 के पार है। मौत की संख्या 50 हो गई। दरभंगा शहर में सिर्फ 17 जाने जा चुकी है। तो ये कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम है, जहां देश में लाख से ऊपर लोग मर गए हैं। और ऐसे में दिल्ली में एक दिन में 8000 से ज़्यादा मरीज और 85 मौतें हो चुकी है। ऐसे में भी हम अगर न चेते, दिवाली मना लिया और छठ में प्रवासी जो बाहर से लोग आएंगे, रिश्तेदारों का स्वागत करेंगे, उनसे बचेंगे नहीं, मास्क उतारे रहेंगे, तो कोरोना यही मौका देता है। और ऐसा न हो कि ये ग्राफ BTN न्यूज पर जो आप सुन रहे हैं, सप्ताह 15 रोज या महीने बाद इसमें जबरदस्त छलांग आ जाए। ऐसे में अपनी जिंदगी की कीमत समझिए, जान की कीमत समझिए, कोरोना के कहर को जानिए, इसके लहर को भी भांपिए। ये लगातार बढ़ रहा है। सरकार क्या करे? जब लॉकडाउन होता है तो आलोचना होती है, ढील होती है तो फिर कोरोना अपना कमाल दिखाता है, कहर दिखाता है। ऐसे में आप सरकार और आवाम के लिए एक संख्या है। आपकी कीमत आपके अपने जानते हैं, आपका परिवार जानता है, और आपकी जान की कीमत आप स्वयं जानिए, पहचानिए। जिंदगी अनमोल है। जिंदगी को बचाते हुए जिंदगी की गाड़ी पटरी पर रखनी है। लोकतंत्र की भी रक्षा करनी है। सो चुनाव हो गया, मास्क लगाकर, ग्लोव्स लगाकर आपने वोट डाल दिया, दूर से ही भगवान को प्रणाम कर दिया, और भक्त और भगवान की दूरी के बीच में कोरोना को मत आने दीजिए। BTN न्यूज लगातार इसके कहर को दिखाता रहा और समझाता रहा, इसलिए कि आप हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हैं। इस भीड़ से बचिए, कोरोना के कहर को देखिए, उन परिवार को जाकर के देखिए जिन्होंने अपने को खोया है। ये दरभंगा में सिर्फ आपके 50 परिवार मिलेंगे जिसने कोरोना से अपने को खोया है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। खुल गया सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स की नई दुकान अललपट्टी VIP रोड, मारुति शोरूम के निकट। सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते एवं किफायती दामों में हमारा साथ, ग्राहकों का विश्वास। सुधा की नई शाखा, जिसमें है कुछ खास। एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा। NDA की जीत, केंद्र एवं प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ कार्यकर्ताओं की जीत, कहा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य भी बताया।
केंद्र के द्वारा दी गई योजनाओं का जिक्र किया और वर्षों से इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई और करोड़ों मिथिलावासी के सपनों को साकार किया गया। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम भी चुनाव में देखने को मिला। उन्होंने जोर देते हुए कहा, दरभंगा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एम्स और विद्यापति एयरपोर्ट का आरंभ होना भी मिसाल कायम किया। 1934 के भूकंप के बाद से 2 भागों में विभक्त मिथिला को कोसी पर महासेतु के माध्यम से जोड़ने के ऐतिहासिक कल्याणकारी कार्य भी चुनाव परिणाम में देखने को मिला। इतना ही नहीं, रेलवे द्वारा किए गए रेल लाइन का दोहरीकरण, विद्युतीकरण जैसे बड़े काम को अंजाम देना भी चुनाव में दिखा। डीएमसीएच परिसर स्थित सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनकर तैयार है, जिसमें अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की गारंटी भी चुनाव भूमिका में निभाया। शहर जाम से कराह रहे, जाम से मुक्ति के लिए रेलवे द्वारा आरओबी की स्वीकृति से भी लोग काफी संख्या में एनडीए के पक्ष में मतदान किए। बिहार में एनडीए की जो ऐतिहासिक जीत हुई है, उस पर केंद्र और प्रदेश के हमारे जो नेतृत्व हैं, देव तुल्य कार्यकर्ता और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी और खास करके चुनाव आयोग को हम आप लोग आपके माध्यम से उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे, जो शांतिपूर्ण रूप से इस मिथिला के केंद्र दरभंगा में चुनाव संपन्न करवाए हैं। उतना ही नहीं, आज लोगों के मन में कई तरह की बातें चल रही है, जो भाई बिहार में जो एनडीए की जीत हुई है, उसमें दरभंगा जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 9 पर विजय हासिल एनडीए ने की है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा में अपना प्रत्याशी दी, वहीं जनता दल यूनाइटेड के तरफ से 4 लोग यहाँ पर प्रत्याशी थे जनता दल यूनाइटेड से, और वीआईपी का भी 2 था। तो 4, 8 और 2 10, और 10 में हम विजय हासिल किए हैं 9 क्षेत्रों में, और 1 क्षेत्र दरभंगा ग्रामीण में मामूली वोट से, अब जहां चूक हुआ होगा उसका तो समीक्षा होगी, मामूली वोट से हमने वहां पर पराजय का मुंह देखना पड़ा है। तो आज बिहार में दरभंगा अपना एक स्थान बनाने का काम किया है, और परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इस राज मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, और यहाँ के लोगों में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद से जो उत्साह बना, जो ऊर्जा उन्होंने भरने का काम किए, आज उसका परिणाम है। और आदरणीय जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका लगातार इस मिथिला क्षेत्र में कार्यक्रम बना, और यहाँ तो 2 विधानसभा में उन्होंने हायाघाट और जाले विधानसभा में अपना कार्यक्रम दिए, और दरभंगा शहरी क्षेत्र में रोड शो भी करने का काम किए। वह भी बहुत बड़ा असर पड़ा जीत में। और हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का जो काम हुआ है वो भी सराहनीय है, इस जीत के पीछे वह भी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस मिथिला क्षेत्र के केंद्र दरभंगा में जो एम्स देने का उन्होंने काम किया, इस चुनाव में काफी संख्या में लोगों में एम्स और कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट चर्चा का विषय संपूर्ण मिथिला में रहा, और दरभंगा जिला में तो इसका काफी प्रभाव पड़ा इस चुनाव में। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत।
Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। विधान परिषद चुनाव के दौरान शिक्षक निर्वाचन में विजयी प्रत्याशी का बिना नाम लिए हुए मधुबनी के सांसद अशोक यादव ने सीधे तौर पे कहा कि मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का काम किया गया, इसीलिए श्री झा विजयी हुए। इससे पूर्व उन्होंने दरभंगा और मधुबनी में एनडीए गठबंधन को जीतने के लिए मतदाताओं को धन्यवाद दिया। मालूम रहे कि दरभंगा के 10 विधानसभा सीट से 9 विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी की जीत हुई थी। देखिए, पूरे बिहार में या पूरे देश में कहीं, खासकर बिहार में जो नरेंद्र मोदी द्वारा किए हुए जो कार्य हैं, जो भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही, वो जनहित है। जनहित में गांव, गरीब, किसान के लिए उनकी दृष्टि, जो सबसे नीचे पौधान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वहाँ तक उनकी दृष्टि है। और बिहार में भी हमारी सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो सुशासन की सरकार है। विकास हुआ, कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ और लोगों की सेवा वो करते रहे। और जहाँ तक खासकर जो जब से हमारी एनडीए 2 की सरकार बनी और जब यहाँ से मधुबनी से हम जीत के गए, गोपाल जी दरभंगा से जीत के गए और वहाँ पर जाके प्रयास करने से यहाँ पे एम्स की स्वीकृति हो गई कैबिनेट से और एयरपोर्ट चालू हो गया, 8 तारीख से चालू हो गया। इसका भी बहुत बड़ा लाभ मिथिलांचल के लोगों को मिलने वाला है। इसलिए लोगों में एक संदेश गया कि जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो जनप्रतिनिधि या हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। बाकी सभी लोग जात या धर्म की राजनीति करते हैं, अन्य दल के लोग। हम लोग विकास की बात करते हैं और काम पर विश्वास रखते हैं। एमपी साहब, अभी शिक्षक का मामला है और शिक्षकों को महागठबंधन द्वारा प्रलोभन दिया गया कि हम समान वेतन करेंगे, लेकिन उन शिक्षकों को पता नहीं है कि आज जितने भी शिक्षक हैं उनको श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया उनको नौकरी है, चाहे किसी लेवल पर बहाल। उस समय उनको कितनी तनख्वाह मिलती थी? आज लगभग 30,000 रुपये उनकी तनख्वाह मिलती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये झांसे में आ गए। हो सकता है कि विपक्ष के झांसे में आके हो सकता है कि हमारे विरुद्ध में उन्होंने वोट डाल दिया। क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में उस तरह का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा? इस चीज़ को भी एक फैक्टर माना जाए? देखिए, आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। 2005 से पहले आप बिहार को देखिए तो उस समय किसी विद्यालय में भवन नहीं था, पेड़ के नीचे छात्र पढ़ते थे। भवन अगर था भी तो जर्जर था। लेकिन आज के समय में भवन की कोई कमी नहीं है, अच्छे भवन हैं, वहाँ पर शिक्षक भी हैं और इसी से अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। आज विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर उनको मिड डे मील के तहत भोजन भी मिल रहा है। तो पहले की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा शिक्षा में सुधार हुआ है और हर क्षेत्र में सुधार की हमेशा आवश्यकता रहती है। दीपावली, धनतेरस के दूसरे दिन भी दीप का त्योहार, रोशनी का पर्व दीपावली के लिए खूब होती रही खरीदारी। स्टील के बर्तन, पूजन सामग्री, मिट्टी के बर्तन से लेकर के गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति का भी लोगों ने खूब किया खरीदारी। वहीं घर को रोशन करने के लिए जगमगाते बल्ब,
और झूमर झालरों की भी खूब हुई बिक्री।